इनकी तरह अगर हम बेईमान होते, इनकी तरह अगर हम गुंडई करते, इनकी तरह अगर हम जातिवाद करते, इनकी तरह अपना वर्गवाद करते, तो हमारी भी सत्ता न जाती। हमारे नेता सदैव मुख्यमंत्री रहते। तो बीजेपी आरएसएस के लोग बदनाम करते हैं कि समाजवादी पार्टी मतलब यादव पार्टी, यादव पार्टी, फिर उसके पीछे आता है मुस्लिम पार्टी, फिर उसमें आता है गुंडा पार्टी। ये तीनों शब्द नहीं समाजवादी पार्टी से मैच। ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से कहता हूं, यादव कहां चला गया, कहां बैठ गया? यादव सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस में चला। हम लाल रंग के समाजवादी, हम हक लेने में समाजवादी, हम हक देने में समाजवादी। एक रथ चलता है समाजवादी, एक पथ चलता है समाजवादी। हिंदू बन के वोट देते हैं, इसके बाद वो अपने घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। वो बराबरी नहीं चाहते। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बराबरी नहीं चाहते। सर वो क्या प्रॉब्लम थी कि जब अखिलेश यादव सीएम आवास छोड़ के जा रहे थे तो गंगा जल से शुद्धिकरण कराया गया? लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है पिछड़ों के साथ भेदभाव या अपमानित करने का, उनको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। ये सब योगी आदित्यनाथ जी को भी भोगना पड़ेगा और भाजपा में सरकार से लेके और शासन में बैठे लोगों को भी भोगना पड़ेगा। इसको आप मेरा श्राप कह सकते हैं। लेकिन जिस महिला के साथ इतना अत्याचार किया गया, इतना अत्याचार किया गया, लोगों ने उनको नग्न करके घुमाया, उनके साथ बलात्कार किया, उनको पूरे गांव के सामने तमाशा बनाया, अगर उन्होंने अपना बदला ले लिया तो क्या बुरा किया? कई महिलाओं के पेट में बच्चे थे, उनका पेट चीर के बच्चे को निकाल के मारा गया, वो भी आरोप बीजेपी। आरएसएस इस देश के लिए कलंकित है। आरएसएस ने इस देश के पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बदनाम कर रहे थे समाजवादी पार्टी। लिस्ट जारी हो गया योगी आदित्यनाथ जी के लोगों का। योगी राज का मतलब उत्तर प्रदेश में पीडीए के समाज के लोगों पे अत्याचार और अत्याचार की पराकाष्ठा। सर एक बड़ा चलता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में यादवों को बड़ा टारगेट किया जाता है। बिहार में गए थे मोदी जी तो बोले कि गाना कुछ ऐसा था कि मारब सिक्सर के ऐसे कुछ गाना थे, और यूपी में भी वही चलता है कि समाजवादी पार्टी आ जाती है तो यादवों की कितने डीजीपी यादव, कितने मुख्य सचिव यादव, कितने आईजी यादव, कितने डीएम यादव, कितने एसपी यादव, जो अगर उस दौर में आज के दौर से ज्यादा यादव थे तो उसको आप कह सकते हैं दलित के घर खाना खाने से भेदभाव नहीं बढ़ता है। दलित को गले लगाकर उसका हक अधिकार देने से ही भेदभाव बढ़ता है। कि अगर समाजवादी पार्टी का झंडा लगी गाड़ी उस एक्सप्रेसवे पे लखनऊ से आगरा तक 50 गाड़ियों को क्रॉस कर जाएगी और झंडा लगा होगा, बैनर आपका गाड़ी पे लगा होगा समाजवादी का, तो आप ये जान लेना कि उन 50 में से 25 वोट आप इकट्ठ जाएंगे, क्योंकि वो नैरेटिव बनाएगा, देखो समाजवादी लोग बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। वो तो आरोप ये भी लगा। सुनील जी के चैनल पहलवान शो के लिए उत्तर प्रदेश और देश के जनता से अपील करता हूं कि इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री मनोज यादव जी आज हमारे साथ हैं। आज हम सर से बात करेंगे, इस पार्क में बैठकर सर के बारे में जानेंगे, पार्टी के बारे में जानेंगे, समाज के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि जो समाज, जो पार्टी है, मतलब समाज और पार्टी का कैसा संबंध है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियां हैं, धर्म है, वर्ग है। अगर उत्तर प्रदेश के टोटल सोसाइटी का, सभी धर्मों का, सभी वर्गों की लोगों की अगर कोई बात करता है तो समाजवादी पार्टी करती है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। दल बहुत से हैं, दलों की अपनी सोच है, उनका अपना एक दायरा है। मैंने ये महसूस किया कि उतना एक्सेस नहीं है किसी दल के पास। बीजेपी से ही शुरू करता हूँ। बीजेपी अपने पे ही शुरू और अपने पे ही खत्म, यानी कि जो उनका कैडर वोट है, वो जो भी स्कीम बनाएंगे, जो भी नीति बनाएंगे, जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, उनकी ये प्राथमिकता रहती है कि उनके लोगों को मिल जाए, वो सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट नौकरी तक।
उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी से लेके ठेकेदारी तक, पट्टेदारी से लेके और ठेकेदारी तक, सब में अपने लोगों को लाभ देना चाहते। बसपा का भी अपना वही सिस्टम रहा, कांग्रेस सत्ता से बहुत दूर है उत्तर प्रदेश में। लेकिन समाजवादी पार्टी एक इकलौता दल है जिसने सभी की बात की, अगड़ों की भी बात की, पिछड़ों की भी बात की, दलितों की भी बात की, मुसलमानों की बात की, और जो धर्म के लोग हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, जैन धर्म को मानने वाले हों, सब की बात की और सबको हकदारी की। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं कह सकता कि इनको कम मिला, उनको ज़्यादा मिला। कुछ लोग होशियार प्रवृत्ति के होते हैं, या कह सकते हैं होशियार वर्ग वाले लोग, जिन पे यह है कि हमारे पास बुद्धि बहुत है, तो वो सदैव ही ज़्यादा लेते आए हैं और आज भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो लड़ाई इसी बात की है। तो समाज और समाजवादी पार्टी का मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में जो समावेश है वो किसी दल का नहीं। वो अलग बात कि हम सत्ता से अभी दूर हैं। सत्ता आनी जानी रहती है, ऐसा नहीं कि सत्ता किसी के पास स्थायी तौर पे है। इनकी तरह अगर हम बेईमान होते, इनकी तरह अगर हम गुंडई करते, इनकी तरह अगर हम जातिवाद करते, इनकी तरह अपना वर्गवाद करते, तो हमारी भी सत्ता न जाती, हमारे नेता सदैव मुख्यमंत्री रहते। लेकिन उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव उत्तर प्रदेश में नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश का समाज एक दूसरे के पूरक हैं। सर, आप हमेशा राष्ट्रीय मंचों पर देखे जाते हैं, तो सर 2014 के पहले की मीडिया और 2014 के बाद की मीडिया, मतलब क्या हाव भाव इसका है? बड़ा शानदार सवाल है। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। अगर 2014 से पहले यही मीडिया लोगों के हक अधिकार की बात कर रहा था, सरकार को घेर रहा था, तो वही मीडिया सरकार को नहीं, उसी सरकार को घेर रहा है जो उस वक्त सरकार थी, उसी सरकार को आज भी घेर रहा है। पता नहीं वहाँ कोई पिक्चर बदली ही नहीं, और क्यों नहीं बदली ये बात इनको लोगों को बतानी चाहिए। अरे भैया बदल दो। 2014 से पहले आप यूपीए को घेर रहे थे, 2012 से 17 के बीच में आप समाजवादी पार्टी को घेर रहे थे, क्यों? हम सत्ता में थे। आज भी आप घेर रहे हैं। अरे सत्ता में बीजेपी बैठी है, सत्ता में आरएसएस के लोग हैं, सत्ता में वो दल है जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं, जो नागपुर के संविधान से चलाते हैं सरकार। उनसे कोई सवाल नहीं, और मेरे ख्याल से वो इसलिए सवाल नहीं है, ना मीडिया ही, अभी तो मैं बड़ी तादाद में संस्थाओं को भी देख रहा हूँ। सभी स्वायत्त संस्थाएं जो हैं, चुनाव आयोग है, न्यायपालिका है, और जो ब्यूरोक्रेसी है पूरी उत्तर प्रदेश की, इन सब लोगों ने पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर रखी है, और वो ये है कि अब वो उत्तर प्रदेश में किसी एक वर्ग का और उस वर्ग के लोगों का संस्थाओं पे बैठना, बस वही चल रहा है और कुछ नहीं। एक बड़ा सर चल रहा है आजकल की, आखिर 3% वाले लोग हर पोस्ट पर कैसे हैं? हाँ, ये रिसर्च है। हाँ। और ये बात जरूर होनी चाहिए कि इतने कम परसेंट वाले लोग हर संस्था पे कैसे बैठे हैं, और जो बड़ी तादाद में पिछड़े दलित हैं, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जीनियस हैं, उनकी आखिर इस तरह की प्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, संस्थाओं पे क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताऊं, एक नहीं 1000 लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन उन लोगों से सरकार उनको ना तो लाइमलाइट में ला रही है, ना महत्वपूर्ण पदों पे बैठा रही है। वो सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से पिछड़े वर्ग के या पीडीए के लोग ऐसे ना हो जाएं कि सारी संस्थाओं पे पहुंच जाएं और उनके आने वाली पीढ़ियां या अपने उन समाज के लोगों की बात कर दें, उनका काम कर दें। तो इसलिए आरएसएस सदैव से ये चाहता था, मनुवाद और जो एक सामंती व्यवस्था है, जो ये चाहती है कि इस तरह से काम हो कि हर मुख्य जगह पर सिर्फ वही लोग बैठे। सर, भारत आज इतना आगे चला गया, तो सर एक शब्द हमेशा एक समाज को ठेस पहुंचाता है, दलित। ये क्यों नहीं बदला सर? नहीं, देखिए, दलितों की स्थिति आज़ादी के बाद से अब तक बहुत बेहतर हुई है, लेकिन जो दलित, जो पिछड़ा और जो अल्पसंख्यक एजुकेशन से अपने आप को दूर कर लिया,
उसके लिए बड़ी दिक्कतें हैं, उसके लिए बड़ी समस्याएं हैं। उनको आज भी समाज में अपने हक अधिकार के लिए अनभिज्ञता है, उनके अंदर उतना नॉलेज नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। निश्चित तौर पे दलितों के लिए SC/ST एक्ट बना और वहीं तक वो सीमित है। उससे बढ़ के एजुकेशन के माध्यम से वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसमें अभी चेतना का काम बाकी है। और वही स्थित पिछड़ों की भी है और वही स्थित जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उसकी भी। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, बौद्धिस्ट भी हैं, सिख कम्युनिटी भी है, जैन कम्युनिटी भी है, और भी जो लोग हैं, पारसी हैं, सबका है। जो शहरों में निवास कर रहे हैं वो पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए। इस देश में जो कामगार लोग हैं वो यही PDA के लोग, जो मेहनत कश काम करते हैं। सर, समाजवादी पार्टी के लिए आरक्षण क्या है? आर्थिक जरूरी, सामाजिक जरूरी या फिर राजनीतिक जरूरी? नहीं, देखिए, जो आरक्षण है वो आपका सबसे बड़ा कवच है, सबसे बड़ी ढाल है, सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है ये आरक्षण। 3 सेगमेंट में आपने बात की, तीनों सेगमेंट में आरक्षण, और इन 3 सेगमेंट से भी बड़ा एक है कि अगर आपके पास आरक्षण है तो आप एक हर संस्था के लायक हैं, आपको मौका मिलेगा। तो जो आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय, वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है आरक्षण के माध्यम से। आरक्षण कोई आपको नौकरी देने के जरिया नहीं है, आरक्षण आपका रिप्रेजेंटेशन है कि जो भी संस्थाएं हैं उसमें सभी लोग हैं। ये नहीं है कि मान लीजिए एक जाति, एक वर्ग के लोग किसी संस्थान में ज़्यादा हो गए तो वो हावी हो जाएंगे उस पर, किसी की एंट्री नहीं होने देंगे, किसी को उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे, उसके माध्यम से जो लोगों के हक अधिकार मिलने वो नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं आरक्षण एक वो संजीवनी है जो PDA समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में, हक अधिकार दिलाने में और आत्मसम्मान को बढ़ाने में एक पूरी भूमिका अदा करता है। और मुझे लगता है कि इस देश में जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण रहेगा, उसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा। और भेदभाव करने वाले लोगों को ही अलर्ट होना पड़ेगा, वो भेदभाव खत्म कर लें, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। सर, 70 के दशक के भारत में और अब के भारत में क्या अंतर है? देखिए, बड़ी परिस्थितियां विकट थी, एजुकेशन बहुत दूर दूर था उस समाज से जो समाज बहुत पीछे रह गया था। भारत में अगर विकासशील देश की परिभाषा दी जाती है कि भारत एक विकासशील देश, तो विकासशील में भी वो कौन लोग हैं जो आगे चले गए और जो पीछे रह गए। तो 70 के दशक में लोगों के पास एजुकेशन नहीं था, रहने के लिए अच्छी छत नहीं थी, लोगों को खाने के लिए अच्छा राशन नहीं था, मोटा अनाज लोग खाते थे। वो अलग बात कि आज भी मोटा अनाज अब प्रेफरेंस हो गया, पहले गरीब खाता था, अब अमीर खाने लगा। शायद पाचन क्रिया इतनी मजबूत नहीं है, तो इसी वजह से अब उस प्रक्रिया को कुछ अलग और दूसरे तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन मैं इतना महसूस करता हूँ कि बदलाव हुआ है, और ये बदलाव और भी बेहतर हो जाता अगर इन इतने दशकों में RSS की सरकारें ना होती। 70 से और 2025 तक अगर इसमें RSS की सरकार ना होती तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि आरक्षण भी प्रभावशाली होता, लोगों के हक अधिकार भी प्रभावशाली होते, और इतना मैं दावे से कह सकता हूँ कि लोग अब तक एक बेहतर बदलाव की तरफ पहुंच गए होते। अभी है लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम है। सर, समाजवादी पार्टी के लिए और आपके अनुसार धर्म क्या है और इसका राजनीति से कितना संबंध होना चाहिए? देखिए, राजनीति और धर्म का कोई संबंध नहीं। धर्म किसी संस्था के लिए नहीं बना, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बना, किसी संगठन के लिए नहीं बना। धर्म मनुष्य की जो आत्मबल है उसको मजबूत करने का एक आधार है। कभी कोई डरता है तो ईश्वर को याद करता है, धर्म के बनाए नियमों को याद करता है, और एक ताकत मिलती है उससे। लेकिन वो सिर्फ व्यक्तिगत है। धर्म किसका होता है? भगवान किसके होते हैं? मनुष्य के, मनुष्य के है ना, जीव जंतु सबके। नहीं, मैं जीव जंतुओं को भगवान और जीव जंतुओं में बहुत अंतर है।
आपने किसी को पूजा करते हुए देखा क्या? आपने देखा क्या? नहीं। कोई गाय पूजा कर रही है क्या? कोई भैंस पूजा कर रही है? कोई एहसास- घोड़ा पूजा कर रहा है? कोई हम कर रहा हो तो बस बताओ। एहसास करते हैं कि नहीं, ना ना, कोई एहसास कोई चीज नहीं होती ना, हाँ। हम वो क्रिया करते हुए दिखने चाहिए। अगर ईश्वर तो वैसे तो निराकार है ईश्वर, लेकिन मनुष्य ने समय समय पे हुए महापुरुषों को, सर्वशक्तिमान लोगों को और समाज में बदलाव करने वाले लोगों को अगर ईश्वर का दर्जा दिया, ईश्वर को ईश्वर के समतुल्य बनाया और हमने उनकी मूर्ति बनाई, हमने उनका मंदिर बनाया, हमने उनकी पूजा की, तो वो ईश्वर हो गए हमारे लिए। वैसे ईश्वर 3-5 चीजें हैं। मेरे जैसे व्यक्ति से अगर पूछेंगे, ईश्वर वो है जो अजर और अमर है। निराकार। हाँ, निराकार भी कह सकते हैं, लेकिन अजर अमर जो है, अजर अमर 5 ही चीजें हैं। भा ग व अ न, भगवान अजर और अमर है। और वो भगवान भा से भूमि है, गा से गगन है, वा से वायु है, आ से अग्नि है और ना से नीर है। जो 5 तत्व हैं यही ईश्वर है। जिस दिन एक भी तत्व ने हड़ताल कर दी या अपना रौद्र रूप दिखा दिया, ये धरती डिसबैलेंस हो जाएगी। चाहे पानी हो, चाहे आग हो, चाहे धरती हो, कोई भी अगर उन चीजों पे थोड़ा सा अगर वो डिस्क्रिमिनेशन किया, संतुलन है ना, पृथ्वी क्यों चल रही है? पृथ्वी सिर्फ संतुलन की वजह से चल रही है। नहीं, पृथ्वी नहीं चल सकती थी। जिस दिशा में उसको टंगना चाहिए वो गुरुत्वाकर्षण के आधार पे टिकी है। सूरज की जितनी दूरी पृथ्वी से होनी चाहिए वो उतनी दूरी पे निश्चित है, फिक्स है। अगर वो आगे पीछे होगा तो भारत में कितनी रात हो जाएगी, कितना दिन होगा, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। नॉर्वे एक देश है, आप नॉर्वे के बारे में देख सकते हैं कि वहाँ रात कितनी लंबी होती है, दिन कितने लंबी अवधि का होता है। तो भौतिकी है, विज्ञान है, और सूरज और उसका एक जो घूमने का तरीका है और उसको कितनी देर में चक्कर काटता है या वो किस पड़ता है। जैसे धूप, अगर घर का नक्शा बना है तो धूप अंदर तक आएगी, सही बना है, नहीं सही बना है तो अगर आपने दरवाजा विंडो नहीं दिया तो धूप नहीं आएगी। तो ठीक वही स्थित है। तो भगवान 5 तत्व हैं, वो अजर और अमर हैं, वो कभी मिटेंगे नहीं। और जब वो तत्व डिसबैलेंस होंगे तो इस पृथ्वी का क्या कह सकते हैं उसको एक शब्द में, कि रिफॉर्म होगा, नए सिरे से दुनिया बनेगी। और जिनको हम भगवान अपना मानते हैं वो सभी बहुत अपने अपने दौर के वो सब बहुत महान लोग थे। उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया और अपने अंदर इतनी ताकत पैदा की कि वो समाज का कैसे कल्याण कर सके। लेकिन भगवान वही हुआ जो भेदभाव जिसने नहीं किया। जिसने भेदभाव किया वो भगवान नहीं है। कुछ लोग माने वो अलग बात है, वो मानते हैं लोग, भेदभाव वाले लोग आज भी हैं। आजकल तो उसी की राजनीति चल रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज में जो सरकार है वो भेदभाव पे ही पूरी तरीके से टिकी हुई है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसका अंत होने वाला है। रावण जैसे सबका हुआ, रावण का हुआ, कंस का हुआ, हिरण्यकश्यप का हुआ, उन लोगों का हुआ जो लोग अपने आप को अजर और अमर कहते थे। कुछ लोग स्वर्ग में सीढ़ी लगाने जा रहे थे, कुछ लोग दूध की नदी बहाने जा रहे थे, कुछ लोग अपने आप को अमर कर लिए थे तपस्या करके, उन्होंने अपने ऊपर अपना हाथ रख के अपने आप को भस्मासुर बना लिया। तो वो कोई चीज स्थायी नहीं है। वो जो बेहतर तरीके से काम करता है वो थोड़े दिन ज्यादा तक सरवाइव कर सकता है, बस। जैसे ये हमारा शरीर, जो इस शरीर का ख्याल रखता है, अच्छे से फिट रखता है, वो 80-90 साल तक जी जाता है, 100 साल तक जी जाता है। जो इस शरीर के साथ खिलवाड़ करेगा वो 45 साल में भी निपट जाता है, 70 साल में भी निपट जाता है। तो ठीक वैसे ही सत्ता है, वैसे ही संगठन है। ठीक है, कुछ लोग ज्यादा क्लेवर हैं, होशियार हैं, होशियार प्रवृत्ति के हैं, वो लोग अपने आप को ज्यादा सरवाइव कर ले रहे हैं। और सर्वाइवल का उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे लोगों के अधिकार छीने जाए और अपने अधिकारों को बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी का ये मानना नहीं है।
समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, किसी को ज्यादा और कम न मिले। हमारे घर की संख्या अगर 10 है तो हमको 10 लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, और जिसके घर की संख्या 2 है उसको 2 मिलना चाहिए। लेकिन अब 2 वाला ले रहा है 10 का और 10 वाला पा रहा है 3 का, तो ये लड़ाई इस बात की है। ये लड़ाई वही है और ये लड़ाई रहेगी। ये लड़ाई सदैव रहेगी, सदैव थी, सदैव है और सदैव भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि कुछ लोग हकमारी वाले लोग हैं और कुछ लोग हक देने वाले लोग हैं। कमजोर हक देने वाले लोग सदैव ही दिखेंगे और मजबूत वो लोग दिखेंगे जो हकमारी कर रहे हैं। उनको एक शब्द में हम चोर कह सकते हैं। सर, समाजवादी पार्टी और यादव को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? हाँ, ये सबसे बड़ा बेहतरीन सवाल आपने पूछा कि समाजवादी पार्टी और यादव का मिथ क्या है। तो बीजेपी आरएसएस के लोग बदनाम करते हैं कि समाजवादी पार्टी मतलब यादव पार्टी। यादव पार्टी, फिर उसके पीछे आता है मुस्लिम पार्टी, फिर उसमें आता है गुंडा पार्टी। ये तीनों शब्द नहीं समाजवादी पार्टी से मैच करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 जातियों से तो कोई सरकार बनाई नहीं जा सकती है। बीजेपी बड़ी आसानी से इस बात को जनता को इसलिए समझा ले जाती है कि जो यादव और मुस्लिम है उनकी आबादी लगभग उत्तर प्रदेश में 30% के करीब है। दोनों की अगर आबादी को जोड़ा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसका 30% है। तो 30% लोगों के लोग हैं अगर, तो उनके रिप्रेजेंटेशन भी सामने ज्यादा दिखेंगे। समाजवादी पार्टी बनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि यादवों को कुछ बहुत मिल गया। ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहा हूँ। यादव कहाँ चला गया, कहाँ बैठ गया? यादव सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस में चला गया, गोली खाने कह सकते हैं, सीने पे गोली खाने और देश की रक्षा करने के लिए चला गया। आरक्षण मिल गया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस में आ गया, पीएससी में आ गया, सीआरपीएफ में आ गया, आप इस पे कह सकते हैं। लेकिन नारायणी सेना किसकी थी? अगर आज फोर्स में आ गया तो नारायणी सेना इस देश की जो पहली सेना थी, नारायणी सेना, उस सेना में वो कैसे उसी की तो सेना थी वो पूरी। तो सेना में तो वैदिक काल से, शुरू से, द्वापर से है। तो सिर्फ बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और यादव का इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये समझता हूं कि यादव एक न्यायप्रिय जाति है, न्यायप्रिय, और इतनी न्यायप्रिय जाति है जो हम आप सोच नहीं सकते, हम आप नहीं सोच सकते कितनी न्यायप्रिय जाति है। और उत्तर प्रदेश में वैसे पिछड़ी जातियां और एससी कम्युनिटी और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक, ये बहुत न्यायप्रिय लोग होते हैं। क्योंकि ये हक लेने की लड़ाई है उनकी, तो वो हक देना भी जानते हैं। मैंने एक कविता लिखी थी, उस कविता की 2 लाइनें हैं। हम लाल रंग के समाजवादी, हम हक लेने में समाजवादी, हम हक देने में समाजवादी। एक रथ चलता है समाजवादी, एक पथ चलता है समाजवादी। नेता शान है, शायद मेरे ख्याल से मैं लाइनें बोल रहा हूँ, बड़ी कविता है और इसको मैंने अपने आप लिखा था, उसको मैं जरूर कभी सुनाऊंगा। तो हक लेने में समाजवादी, हक देने में समाजवादी, तो ये मेरे ख्याल से पीडीए के लोगों के अंदर होता है। और जो दूसरा वर्ग है जिससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उनके हाथ में ताकत बहुत है, तो समाजवाद बराबरी की बात करते नहीं, हर तरीके की ताकत, राजनीतिक ताकत है, न्याय की ताकत है, न्यायपालिका की, ब्यूरोक्रेट्स की ताकत है, शैक्षिक संस्थाओं पे ताकत है, इन सब पे ताकत है उन पे। लेकिन वो लोगों को हक नहीं देते, इसलिए मेरी लड़ाई है। और ये लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, हमारी पार्टी लड़ती रहेगी, हमारे लोग लड़ते रहेंगे, समाजवादी और संविधान को मानने वाले लोग लड़ते रहेंगे। कोई मुझ पे मुकदमा कराए, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे जेल भेज दे, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी हमारे नेता भी हमको डांट देंगे तो हमें कोई चिंता इस बात की नहीं है, लेकिन हम वो लड़ाई जरूर लड़ेंगे जो सदैव नेताजी ने हम लोगों को सिखाया, जो बताया कि
जिस पे अन्याय हो रहा है, जो कमजोर हैं, उनकी लड़ाई लड़ना। तो समाजवादी लोग, हमारे नेता लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी के लोग चाहे जितना डरवा लें, चाहे जितने मुकदमे लगवा लें, चाहे जितनी जांचें करवा लें। सर यूपी में एक बड़ा चलता है कि चाचा विधायक है, थाने यादव चला रहे हैं आजकल, बड़ा एक चला था पिछले दौर में। चाचा विधायक, जिसके चाचा होंगे वो उसके विधायक होंगे, जिसके हाँ। चाचा होंगे उसका, जिसके भतीजे होंगे, जिसके चाचा होंगे वो विधायक होंगे। एक और कैप्शन था कि आने दो शासन में, ये कैप्शन बड़ा चलता है कि चाचा विधायक है, आने दो शासन में, फिर समाजवादी लोग थाने चला रहे ये हैं। बदनाम करने वाली बात। थाना ही चलाया, हाँ। सिस्टम थोड़ी नहीं चलाया। हाँ। भाई फोर्सेस में जो ज्यादा होगा वो आएगा ना सामने। जैसे मैं कह दूं, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं फोर्सेस की, जिसके डीआईजी हैं या महानिदेशक हैं, डीजी हैं, वो यादव कम्युनिटी के लोग हैं, अधिकारी हैं। तो हैं जो वहाँ पे हैं तो पहुँचेंगे। उत्तर प्रदेश, मुझे याद है किसी ने शायद आगे नहीं बढ़ने दिया हो, लेकिन मुझे याद है कि हरियाणा में यादव डीजीपी रहे, पंजाब में यादव डीजीपी हैं, साउथ के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ डीजीपी यादव कम्युनिटी के हैं। अब बाबा जी को नहीं अच्छे लगते यादव तो ना बनाए। क्यों नहीं अच्छे लगते हैं सर? बाबा जी को दिक्कत है यादवों से। वो कैसी दिक्कत है? दरअसल में जिन राज्यों का मैंने नाम लिया, वहां पिछड़ों के साथ भेदभाव कम है। चाहे साउथ हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा भी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत भेदभाव। और उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव कम्युनिटी थोड़ा सा आगे बढ़ के राजनीति में आई, और राजनीति के जो सर्वोत्तम पद हैं उत्तर प्रदेश के, उन पे पहुंची। तो आरएसएस को इस बात का आभास हो गया कि नहीं, ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो इनको रोकना पड़ेगा, इनके समाज को रोकना पड़ेगा। और जब यादव कम्युनिटी को गाली देके सरकार बनाई है, मुस्लिम कम्युनिटी को गाली देके सरकार बनाई है, तो उनके लोगों को कैसे सामने रखेंगे वो, हक अधिकार कैसे दे देंगे? तो फिर अपने आप को ही गलत साबित कर लेंगे। तो वो नहीं देते उत्तर प्रदेश में। सर हिंदू समाजवादी पार्टी को कहती है कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं की बात नहीं करती, उधर दलित कहता है कि समाजवादी पार्टी दलितों की बात नहीं करती। ये बड़ा क्यों ऐसा मिथ हो जाता है उत्तर प्रदेश में? ये बीजेपी आरएसएस का बनाया होगा। मैं किस जाति का हूँ? यादव। यादव किस धर्म में आता है? हिंदू। तो कैसे हिंदू नहीं है? मैं तो एक किसान परिवार का बेटा हूँ। मेरे पिता लोकतंत्र सेनानी रहे, सरकारी नौकरी में रहे, रिटायर हुए, आज लोकतंत्र सेनानी की पेंशन मिलती है। तो हिंदू धर्म में ही तो हम हैं, हमारे नेता हिंदू। तो कौन हिंदुओं को नहीं मानता? सवाल ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की बात कौन कर रहा है? तो समाजवादी पार्टी करती है, इसीलिए हमको हिंदू विरोधी बना दिया। अपना नहीं सुनते हैं, अपना जो यानी आरएसएस बीजेपी, वो नहीं सुनती है, ना हिंदुओं की बात सुनती है। वो कहती तो हम मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो नुकसान पिछड़ों और दलितों का करती है हिंदू के नाम पे। हिंदू बन के वोट देते हैं, इसके बाद वो अपने घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। बिहार में क्या हुआ? सारी महिलाओं से वोट लिया, 10-10 हजार रुपए दिया, और इसके बाद बुलडोजर किसके घर पे चला? उन्हीं हिंदू के यहाँ चलाया, बीजेपी ने चलाया। नीतीश जी को बदनाम किया, नीतीश जी का नाम खराब किया। मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और बुलडोजर चल रहा है हिंदुओं के यहाँ। तो बीजेपी की मानसिकता मुसलमानों को कमजोर करने की नहीं है ना। मुसलमान तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? उसके पास हाथों में कला है, बुनकरी है, राजगीर मिस्त्री हैं, टेक्निकलिटी वाली मिस्त्री हैं, चाहे मोटरसाइकिल का हो, कार का हो। यानी कि जो काम हम इंजीनियरिंग पढ़ के करते हैं, वो काम वो सीख के करता है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। तो वो तो अपनी आजीविका को बेहतर ढंग से चला रहा है। हिंदुओं में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आरक्षण की तरफ देखता है, और वो आरक्षण के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। उस आरक्षण की दुश्मन बीजेपी है, और आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ हिंदुओं को मिलता है। तो आप इससे जान लो कि बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ
पिछड़ों और दलितों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के नहीं। मुसलमानों के ऊपर वो अत्याचार करते हैं, नो डाउट, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अगर कमजोर करने का काम कर रहा है तो पिछड़े और दलितों। सर असल में समाजवाद क्या है और नेताजी क्या थे? देखिए, समाजवाद का बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। जिस भी देश ने समाजवाद को अपनाया वो विकसित राष्ट्र हो गया। आप 5, 8 जितने भी विकसित देश हैं पूरी दुनिया में, उन लोगों को स्पष्ट रूप से ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो समाजवाद को अडॉप्ट किए हुए कंट्रीज हैं वो विकसित देश के रूप में स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुके हैं, और जो विकासशील देश हैं या जो बहुत नीचे चलेगा वो स्टेट या वो देश पीछे रह गए। भारत में सदैव से ही, मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं, वैदिक काल से लेकर अब तक सिर्फ भारत में एक चीज रही, भेदभाव। जब राजतंत्र था तब भी भेदभाव था, जब पूरी ऐसी व्यवस्था थी जिसको हम कह सकते हैं कि आदिवासी या जंगल का कल्चर, तब भी बहुत भेदभाव था। जो ताकतवर हो गया उसने मजबूत पे अत्याचार करना शुरू कर। जंगल में शेर किस जानवर को खाता है? कोई शेर चीते को खाता है क्या? ना। टाइगर को खाता है क्या? या टाइगर किसी और चीते को तो खाता नहीं है। किसको खाता है? कमजोर को। तो इस देश में भेदभाव इस तरह का रहा कि कमजोरों पे अत्याचार हुआ। तो निश्चित तौर पे समाजवाद जब जब मजबूत होगा तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के लोग, जो कमजोर लोग हैं वो मजबूत होंगे, और तब बीजेपी उनको बदनाम करेगी, इसमें दो राय नहीं। सर ये जाति व्यवस्था जो होती है और छुआछूत की जो व्यवस्था होती है और जो कमजोर, आपने शब्द का प्रयोग किया कमजोर, ये कमजोर आखिर कब समाप्त होगा इस देश से? आपने किसी, वैसे भेदभाव सबके साथ होता है, लेकिन छुआछूत की बात ले लेते हैं। आज की परिवेश में किसी बड़े अधिकारी या बड़े राजनेता के साथ छुआछूत का भेदभाव कॉमन मैन नहीं कर सकता। वो अलग बात कि बीजेपी ने राष्ट्रपति दलित समाज के बनाए, आदिवासी समाज के बनाए, और उनके साथ भेदभाव हुआ मंदिर जाने पर। ये बात अखिलेश यादव जी के साथ भी हुआ था कि सीएम आवास से जब निकल रहे थे तो गंगा जल उनके साथ हुआ, और भी तमाम ऐसी सोसाइटीज हैं बैकवर्ड की कास्ट ऐसी, उनके साथ हुआ। वो बराबरी नहीं चाहते, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बराबरी नहीं चाहते। तो निश्चित तौर पे समाजवाद जितना मजबूत होगा भेदभाव उतना मटेगा, और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस देश में समाजवाद की जरूरत है, जो संविधानवाद को मानने वाले लोग। तो सर वो क्या प्रॉब्लम थी कि जब अखिलेश यादव सीएम आवास छोड़ के जा रहे थे तो गंगा जल से शुद्धिकरण कराया गया? वो नीचा दिखाने का प्रयास था, और ये बात एहसास करने का प्रयास था कि आप हमसे छोटे हो, आप हमारे लिए शूद्र हो। सिर्फ वो इतना एक मैसेज देने की बात थी। मैं ज़्यादा नहीं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हमला होना चाहूँगा, क्योंकि मैं हल्की सी भी बात कह देता हूँ तो योगी आदित्यनाथ जी के लोगों को बहुत बुरी लग जाती है। तो अब मैं योगी आदित्यनाथ जी को छोड़े दे रहा हूँ। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, पिछड़ों के साथ भेदभाव या अपमानित करने का काम, उनको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, और वो कोई न्यायपालिका उसकी सजा उनको नहीं देगी, कोई कानून सजा नहीं देगा, ईश्वर उनको सजा देगा। इसके लिए मैं पूरी तरीके से आश्वासित हूँ, पूरी तरीके से आश्वासित हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी को भाजपाइयों ने जो अत्याचार किया है उनको ईश्वर बहुत बड़ा दंड देगा। देख लीजिए, ये बात मेरी अगर झूठा साबित हो जाएगी तो मैं भी जब तक जीऊंगा इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार बैठा हूं। पूरी जिंदगी जिन लोगों ने इतना सा जिसका दोष रहा होगा उसको इतनी बड़ी सजा दी है। अगर किसी ने कहीं छोटी मोटी चोरी कर ली या चोरी का आरोप लग गया या मारपीट हो गया
झगड़ा हो गया तो उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया है सरकार ने, कैसे कैसे लोगों की जानें ले ली, ये सब योगी आदित्यनाथ जी को भी भोगना पड़ेगा और भाजपाई में सरकार से लेके और शासन में बैठे लोगों को भी भोगना पड़ेगा। इसको आप मेरा श्राप कह सकते हैं। अच्छा सर, 90 के दशक में एक फूलन देवी को चुनाव जिताया सर नेताजी ने, और उनको चुनाव राजनीति में लाए, तो क्या ये गलत नहीं था कि एक डकैत को, या फिर मतलब हाँ डकैती बोल सकते हैं, कि उसको चुनाव में लाकर जिताना? और नहीं, मैं आपके सवाल का खंडन करता हूँ जी, वो बागी थी, डकैत शब्द उन पे नहीं बनता। बाकी कानून की किताब में कुछ भी लिखा हो, लेकिन वैसे हम समाजवादी लोग कानून ही मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन जिस महिला के साथ इतना अत्याचार किया गया, इतना अत्याचार किया गया, लोगों ने उनको नग्न करके घुमाया, उनके साथ बलात्कार किया, उनको पूरे गांव के सामने तमाशा बनाया, अगर उन्होंने अपना बदला ले लिया तो क्या बुरा किया? क्या बुरा किया? मुझे याद है कि उनकी जान नहीं गई, बस वो जी और सजा काटी, लेकिन जिस तरीके का अपमान उनके साथ हुआ, उस तरह का अपमान भारत में दूसरी महिला के साथ नहीं हुआ। मुझे लगता है दुनिया में किसी महिला के साथ नहीं। मुझे याद आता है गुजरात में जब दंगा हुआ तो उसमें एक महिला थी, उनके साथ भी ऐसा ही, बिल्किस बानो नाम था, बिल्किस बानो ही शायद नाम था उनका, जिनके साथ रेप हुआ। कई महिलाओं के पेट में बच्चे थे, उनका पेट चीर के बच्चे को निकाल के मारा गया, वो भी आरोप बीजेपी पे है। और जो उस दौर के लोग आए जिनको सरकार की नज़र में डकैत कहा गया, वो सब बागी लोग थे। और समाज में हो रहे अत्याचार, पता नहीं किसकी सरकार थी, आप लोग तय करना कौन लोग बैठे थे सत्ता में, सरकारें किन की थी और बागी वो क्यों बने थे, उसके पीछे की हिस्ट्री देख लेना। किन जमींदारों ने, किन साधन संपन्न प्रभुत्वशाली लोगों ने पिछड़े गरीब के बच्चों को विवश किया बंदूक उठाने के लिए, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन वो एक दौर था और आज का दौर है, जब जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और कानून मजबूत होगा, लोगों पे अत्याचार नहीं होगा। सर आरएसएस क्या है और यह राष्ट्र के लिए मतलब किस प्रकार कार्य करता है? आरएसएस इस देश के लिए कलंकित है। आरएसएस ने इस देश के पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए। आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा संगठन है, बहुत स्वयंसेवक है उनके पास। अगर उनका विचार, कहने को तो वो कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी वो सम्मान हक दिलाते हैं, हक दिलाने की बात करते हैं, अगर वो ये कर रहे होते तो फिर क्यों समाजवादी लोग लड़ाई लड़ रहे होते? क्यों लड़ते? क्यों अंबेडकरवादी लोग लड़ाई लड़ रहे होते? क्यों वामपंथ के लोग लड़ाई लड़ रहे होते? क्यों संविधान के मानने वाले लड़ाई लड़ रहे होते? किससे लड़ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं क्या? जिनका मैं पीडीए समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ, ये किससे लड़ रहे हैं? ना अफगानिस्तान, ना पाकिस्तान, ना सीरिया, ना रूस, ना जापान, ना अमेरिका, किसी से नहीं लड़ रहे। हम अपने ही देश के लोगों से लड़ रहे हैं और उन लोगों से लड़ रहे हैं जो अपने आप को ताकतवर बना चुके हैं और इन समाज के लोगों का हक अधिकार खा रहे हैं। तो ये लड़ाई तो इसीलिए सीधे सीधे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस देश के लोगों से अपील करता हूं कि जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस भेदभाव को मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको मजबूती पाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए और मंडल की सिफारिशों को लागू करने के लिए, जिससे कि पिछड़े का बेटा भी डीएम, एसपी और कप्तान बन सके, जज बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, सदन से लेके और सड़क तक पिछड़े गरीब अल्पसंख्यक पीडीए समाज के लोगों की लड़ाई लड़ सके, उन्हीं को आप साथ दीजिए, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस लड़ाई को लड़ रहा है। ये मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, दूसरा कोई है नहीं पूरे देश में,
कोई काहे की लड़ाई लड़ रहा है, कोई काहे की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इकलौता दल है पूरे देश में जो पीडीए के समाज के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। सर पीडीए इस समय बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, और एक समय वो था जब अखिलेश यादव जी सीएम बने थे तो एक नारा चला था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। ये योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा, हाँ। बदनाम किया। अभी मैंने आपसे एक बात कही कि ईश्वर न्याय करता है। हाँ। ईश्वर भी कह सकते हैं, या जो मैंने भगवान कहा, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, हाँ। ये एक ताकत है, ये न्याय करता। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बदनाम कर रहे थे समाजवादी पार्टी। लिस्ट जारी हो गया योगी आदित्यनाथ जी के लोगों का, उसमें कोई और नहीं है। वो जो लिस्ट जारी किया उसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जाति वाले लोग। अब तो उनके नाम भी सामने आ गए, कोई जौनपुर का है, कोई बनारस का है, कोई कहते नहीं है, राष्ट्रपति जी ने भी बोला है कि एक कालीन भैया थे और एक कोडीन भैया आ गए। कौन सा नेक्सस काम कर रहा है पूर्वांचल में, आप पता करिए ना। बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देखिए ना उठा के, कुशीनगर, देवरिया, कौन सा किसका नेक्सस बना हुआ? उन नेक्सस के लोगों पे किसका हाथ है? वो जो सिंडिकेट बनाया है उस पे किसका हाथ है? पता करिए, आपको मालूम हो जाएगा। मैं तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि अगर आप अत्याचार कर रहे हो तो अत्याचार सहने की क्षमता भी डेवलप कर लेना, ये मेरा अपना मानना है। जब दो पहलवान या जो दो मुक्केबाज लड़ते हैं ना, तो उनका काम तो मुक्का मारना होता है, लेकिन पंच को सहने की भी क्षमता होती है। तो उन लोगों को अत्याचार करने की तो प्रैक्टिस है, सहने की नहीं। सवाल पूछ लो तीखा तो बिलबिला जाते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कमजोर लोगों पे अटैक नहीं करना चाहिए। तो मैं इनको यही मान के चलता हूँ, ये कमजोर लोग हैं, इन पे मेरा थोड़ा अटैक कम रहेगा। जो बिलबिला जाए, आप कुछ कह दो, जब बात न बर्दाश्त हो तो वो लोग आगे क्या कर सकते हैं जीवन में? मुझे नहीं लगता कि वो लड़ने लायक लोग, वैसे वो ताकतवर होते तो इस देश में कोई बाहरी शक्ति ना आती। वो कमजोर लोग सदैव थे, लेकिन वो कहते ना रंगी चुंगी दीवार थे, तो उनका बाजा बज रहा है, वो बजा रहे हैं अभी तक, बस इतना है। सर बीजेपी एक कीवर्ड पे काम करती है, जैसे बिहार में चल रहा था जंगल राज, तो समाजवादी पार्टी ऐसा कुछ क्यों नहीं सोचती? उत्तर प्रदेश में मंगल राज चलेगा 2027 के बाद, सिर्फ मंगल राज, और कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ मंगल राज 2027 के बाद चलेगा। अभी हमसे अगर पूछेंगे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश मैं सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में अब योगी राज चल रहा है। और योगी राज का मतलब उत्तर प्रदेश में पीडीए के समाज के लोगों पर अत्याचार, इसकी दूसरी कोई भी परिभाषा नहीं है। योगी राज का मतलब उत्तर प्रदेश में पीडीए के समाज के लोगों पे अत्याचार, और अत्याचार की पराकाष्ठा। एक दौर था जब चला था कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। कह तो रहे हैं सारे माफिया लोग, जितने हैं माफिया, गाजियाबाद से लेके और गाजीपुर तक, बागपत से लेके बलिया तक, सहारनपुर से लेकर कहाँ का नाम ले लो, सोनभद्र। देख लीजिए पूरा उस त्रिकोण में, उसमें ट्रायंगल में सिर्फ वही लोग काम कर रहे हैं जो योगी योगी चिल्ला रहे हैं, और वो सब कुछ कर रहे हैं। वो बच्चों की जान भी ले रहे हैं, कोडीन बेच के, जहरीला सिरप गोली मार के, जमीनों पे कब्जा करके, वो सब कुछ कर रहा है। सर देश का प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं और कट्टा शब्द का भाषा का प्रयोग करते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो ये नहीं आपको लगता कि भोजपुरी मतलब बिहार पे एक लांछन लगा दिए? बीजेपी के लोगों को कट्टा से बहुत प्यार है। दंगा करते हैं तो कट्टा का इस्तेमाल करते हैं, कट्टा, बम, हथगोला, इसीलिए वो कट्टा कट्टा चिल्लाते हैं। हमारे नेता के मुंह से आपने नहीं सुना हो, हमारे नेता इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन बीजेपी के लोग चूंकि दंगा करने के लिए वैसे असलहे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो नंबर 1 वाला होता है, तो नंबर 2 में ही कट्टा आता है। तो कट्टे का इसीलिए वो 6 फायर और 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड सबकी बात
वो इसीलिए करते हैं। सर मनुवाद क्या है और इसका अंत कब होगा? मुझे लगता है ये सबसे सशक्त और ताकतवर व्यवस्था है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और भेदभाव को डेवलप करने वाली ये व्यवस्था। भेदभाव यहीं से शुरू होता और इन्हीं के द्वारा भेदभाव उत्पन्न होके लोगों के अंदर गैर बराबरी की भावना को उत्पन्न करता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मनुवाद जो है वो पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक और जो कमजोर लोग हैं उन पे अत्याचार करने की एक व्यवस्था है। तो सर मनुवाद को संप्रेषण कौन करता है? वही लोग जिनको मनुस्मृति से प्यार है, वही लोग तो उसका संरक्षण कर रहे हैं। तो मनुस्मृति को तो लोग बोलते हैं कि जगत गुरु का एक हुआ था इंटरव्यू, तो उसमें बोले कि मनुस्मृति शाश्वत संविधान है। तो उसको मान्यता दे देनी चाहिए। संविधान को बीजेपी वाले अगर दम हो तो हटा दें और उसी को लागू कर दें। करके देखें, पता चल जाएगा कि ताकतवर क्या है। मनुस्मृति ताकतवर है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ताकतवर है, तुरंत आ जाएगा, स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। उस पर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा, कुछ करके दिखाएं तो जरूर उसका जवाब मिलेगा। सर एक बड़ा चलता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में यादवों को बड़ा टारगेट पे किया जाता है। बिहार में गए थे मोदी जी तो बोले कि गाना कुछ ऐसा था कि मारब सिक्सर के ऐसे कुछ गाना थे, और यूपी में भी वही चलता है कि समाजवादी पार्टी आ जाती है तो यादवों की गुंडागर्दी हो जाती है। अगर ये सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा बीजेपी के द्वारा, नहीं बोला जाएगा, बीजेपी के जैसा दल, आरएसएस जैसा संगठन कभी सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगा। वो की पॉइंट है उनका अटैक करने का। लेकिन उत्तर प्रदेश में ना कल यादववाद था, ना आज यादववाद है, और ना भविष्य में कभी यादववाद रहेगा। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होगा तो पीडीए का राज होगा, सिर्फ पीडीए का राज होगा, भविष्य में भी और भविष्य से भी आगे वाले समय में, भविष्य में पीडीए का राज होगा। कोई वाद न था कि हम कहें कि यादव राज था। तो मैं पूछूंगा कितने डीजीपी यादव, कितने मुख्य सचिव यादव, कितने आईजी यादव, कितने डीएम यादव, कितने एसपी यादव, जोड़ लो। अगर उस दौर में आज के दौर से ज्यादा यादव थे तो उसको आप कह सकते हैं। और अगर आज किसी एक जाति के लोग ज्यादा हैं और वो वाद नहीं दिख लोगों को कहा जा रहा है, दिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, फिर उस पर क्या जवाब दें? बस इतना ही कह सकते हैं, जनता को सब पता है। सर यादव से चिढ़ क्यों रहती है इनकी? न्यायप्रिय लोगों से सदैव ही अन्याय करने वाले लोग चिढ़ते हैं। जो न्यायप्रिय व्यक्ति होगा, जो सही बात कहने वाला व्यक्ति होगा, उसको उन लोगों ने सदैव ही निशाने पे रखा है, टारगेट किया है और इस तरह की बातें की हैं जिससे कि उनको बदनाम करके सत्ता में काबिज हुआ जा सके। और यादव बड़ी तादाद में है, इसलिए यादवों को निशाना बनाने से ही वो वोटों को जोड़ पाते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं कि बीजेपी का है कि हिंदू मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान करने पे उतना बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि दलितों का बड़ा तबका अपने आप को आज तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि वो हिंदू है कि नहीं है। उनको वो भावना ही नहीं दी, जिस मानसिकता की बात, जिस बात की बात आपने कही थी, मनुवाद, उसने कभी उनको इतना विस्तारीकरण होते हुए देखा ही नहीं कि वो हिंदू, चूंकि उनके साथ सदैव ही भेदभाव हुआ, छूत की भावना उनके द्वारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला समय होगा, इस देश में आर्थिक विकास के साथ साथ जो ये सांप्रदायिकीकरण हुआ या भेदभाव बढ़ा है, इसी पे फोकस लड़ाई होगी, क्योंकि जनता को इस बात का एहसास हो चुका है। दलित के घर खाना खाने से भेदभाव नहीं बढ़ता है, दलित को गले लगाकर उसका हक अधिकार देने से ही भेदभाव मिटता है। ये बात बीजेपी के लोगों को अच्छे से समझ जानी चाहिए। सर उत्तर प्रदेश के नए राजनेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, जो नए लड़के हैं नेता के क्षेत्र में आना चाहते हैं? नहीं, देखिए, नौजवानों के अंदर एक भावना जरूर होनी चाहिए, वो भावना है त्याग की, वो भावना है अपनी विचारधारा को आगे ले जाने की। एक ट्रेंड चलता है राजनीति
कि हमने कुर्ता पहन लिया, खादी पहन लिया, सिदरी पहन ली, नीचे जींस पैंट डाल लिया। तो हम कल फॉर्च्यूनर से चलने लगे, हम्म। जल्दी से हम विधायक बन जाएं, जल्दी से हम सांसद बन जाएं। इस भावना को नौजवानों को त्यागना पड़ेगा और वैचारिक रूप से काम करने का संकल्प लेना पड़ेगा। हमारी विचारधारा क्या कहती है? जो राजनीति आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य और देश की राजनीति में, जो लाना चाहते हैं, भेदभाव मिटाना चाहते हैं, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, दलित, नौजवान, महिलाएं, बच्चियां, इन सबको सशक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है त्याग की भावना होनी चाहिए नौजवानों में। राजनीति सदैव से ही सेवा का क्षेत्र रहा। सामाजिक एक ऐसा योगदान है समाज में जो लोगों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि नौजवानों को अपने अंदर एक बड़ा हृदय रखना चाहिए और जो कमजोर है उसके लिए लड़ना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर आप किसी को हक अधिकार दिला दो तो सबसे बेहतर है। मैं एक बात ये महसूस करता हूं कि जब त्याग की भावना होगी तो आपसे पहले किसी को अगर मिल जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। राजनीति में ये चीजें बहुत होती है कि अरे साहब वो कल आए और वो आगे बढ़ गए। हो सकता है जो बड़ा हो वो काबिल इंसान हो, आपसे भी काबिल इंसान हो। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि एक आदमी आईएएस बनता है, पीसीएस की परीक्षा पास करके, और आईएएस बनता है। आईएएस जब बनता है तो उसकी एज 55 साल होती है और एक लड़का 21 साल में आईएएस क्वालिफाई करता है और जाके डीएम ज्वाइन करता है 21-22 साल की उम्र में। 55 साल वाला यानी कि 21, 22, 25, 30 साल में बना पीसीएस अधिकारी, फिर प्रमोट होके वो पीसीएस बना, पीसीएस से आईएएस बना, फिर डीएम बना। और एक व्यक्ति परीक्षा पास करके यानी अपनी काबिलियत के आधार पे आगे बढ़ जाता है, वो जल्दी बन जाता है डीएम। तो यही राजनीति में है, जो काबिल लोग हैं वो जल्दी आगे आ जाते हैं, जो सीधे लोग हैं या जो बहुत उस गति से काम नहीं करते हैं तो उनको देर लगता है। कुंठित भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर आप निरंतर चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, वैचारिकी पे काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी, अपने नेता की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर पे आप भी आगे आएंगे। नौजवानों से यही अपील कर सकता हूँ, अनुरोध कर सकता हूँ कि, और खासकर मैं समाजवादियों से कहूँगा, और मैं सबका ठेका लेके मैं कहाँ चल पाऊंगा भाई। अब बीजेपी वाले को मैं अनुशासन का पाठ पढ़ाऊंगा, वो तो दंगा करने वाला दल है, तो दंगा करेगा कि मेरा अनुशासन का पाठ पढ़ेगा। समाजवादियों को जो हमारे नेता सदैव ही समय समय पर ट्रेनिंग के द्वारा, मीटिंगों में हर जगह बताते हैं कि हमें अनुशासित रहना है, हमें समाज में बेहतर रहना है। मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक बात अभी भी याद, 2014 या 13 की बात है। उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा गाड़ी, हाँ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन था उस दौरान, कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का झंडा लगी गाड़ी उस एक्सप्रेसवे पे लखनऊ से आगरा तक 50 गाड़ियों को क्रॉस कर जाएगी और झंडा लगा होगा, बैनर आपका गाड़ी पे लगा होगा समाजवादियों का, तो आप ये जान लेना कि उन 50 में से 25 वोट आपके कट जाएंगे, क्योंकि वो नैरेटिव बनाएगा, देखो समाजवादी लोग बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। वो तो आरोप ये भी लगा रहे। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदैव ही कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया है और मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि नौजवान त्याग की भावना से और वैचारिकी को मजबूत करने की भावना से अगर समाजवाद के लिए काम करेंगे तो वो भी राजनीति में आगे बढ़ेंगे और समाज भी बढ़ेगा और पार्टी भी बढ़ेगी। एक और चला था कि योगी जी बोल रहे थे कि अगर गाड़ी पे लगा हो समाजवादी का झंडा तो समझ लेना उसमें कोई है, गुंडा माफिया। वो तो अपने मुकदमे हटा के उन्होंने खुद प्रूव कर दिया। मुकदमे दबे रहते तो कोई न जानता, हटा दिए तो पता चला वही गुंडे हैं, उन्हीं के ऊपर गुंडाई वाले मुकदमे हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी को नहीं कहना चाहिए, जो कि वो देखिए एक बात बताए, हर लीडर की एक अपनी यूएसपी होती है। योगी आदित्यनाथ जी भगवाधारी थे, महान थे। अगर वो अपील करते हैं, वो एक साधारण नेता की भावना में आ गए ना,
उनको अपना कद बड़ा करना चाहिए था। इस जिस दायरे में आ गए गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा कोई गुंडा माफिया। ना ना ना, मैं वो नहीं कह रहा हूं। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उसमें बैठा कोई पीडीए की लड़ाई लड़ने वाला बंदा। ये निश्चित तौर पे सत्य है। फिर से बोले देना, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में पीडीए की लड़ाई लड़ने वाला बंदा, दूसरा कोई नहीं। मैं सर आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को जरा बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर बताएं। निश्चित ही मैं सुनील जी के चैनल पहलवान शो के लिए उत्तर प्रदेश और देश के जनता से अपील करता हूं कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इनके चैनल पे सभी प्रोग्रामों को देखें, जिससे कि इनकी भी उन्नति हो और समाज को आगे बढ़ाने वाली बात करने वाले लोग भी आगे बढ़ें।